इंसान होने का असल मतलब क्या है? क्या हम सिर्फ अपने दिमाग में बसे अरबों न्यूरॉन्स का एक जटिल जाल हैं? या हमारी चेतना, या फिर वो फैसले जो हम हर रोज लेते हैं? ये सवाल जितना पुराना है उतना ही उलझावा भी है। और आज हमारी कोशिश इसी गुत्थी को सुलझाने की है, इसकी गहरी पड़ताल करने की है। हमारे श्रोताओं ने जो स्रोत हमें भेजे हैं वे विज्ञान के बिल्कुल अलग अलग कोनों से आते हैं। हाँ, इसमें खगोल विज्ञान है, न्यूरोसाइंस है, क्वांटम फिजिक्स भी है। और हर स्रोत इंसान की पहचान पर एक नई और सच कहूं तो हैरान करने वाली रोशनी डालता है। हम देखेंगे कि विज्ञान क्या कहता है, और यकीन मानिए कुछ जवाब तो आपके होश ला देंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जिसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। मंगल ग्रह। क्या ये मुमकिन है कि हम सब, हमारी पूरी इंसानियत असल में मंगल से आई हो? ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक आधार है। और ये कहानी शुरू होती है एक पत्थर से जिसका नाम है ALH84001। ओके। ये कोई आम पत्थर नहीं है। ये मंगल ग्रह का टुकड़ा है? मंगल ग्रह का टुकड़ा जो हमें पृथ्वी पर मिला। ये कैसे हुआ? आप सोचिए, आज से करीब 4 अरब साल पहले की बात है। मंगल पर शायद कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया होगा। उस टक्कर से मंगल की सतह के पत्थर टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गए। ये टुकड़ा भी उन्हीं में से एक था। और फिर इसने एक बहुत लंबा सफर तय किया। लाखों साल तक ये अंतरिक्ष के अंधेरे और ठंडे वैक्यूम में घूमता रहा। लाखों साल? हाँ। और फिर करीब 11,000 साल पहले ये पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ और अंटार्कटिका की बर्फ में आकर धंस गया। ये तो अपने आप में एक अविश्वसनीय कहानी है। एक पत्थर का इतना लंबा सफर, पर इसका हमारे मंगल से आने से क्या लेना देना? जब वैज्ञानिकों ने इस पत्थर की जांच की तो उन्हें इसके अंदर कुछ बहुत ही खास मिला। 4 अरब साल पुराने चुंबकीय कण। 4 अरब साल? हाँ, मैग्नेटिक पार्टिकल्स। ये इस बात का सबूत है कि उस समय मंगल पर पृथ्वी की तरह ही एक चुंबकीय क्षेत्र था। एक मैग्नेटिक फील्ड? बिल्कुल। और ये फील्ड ग्रह को खतरनाक सौर विकिरण से बचाती है, जो जीवन पनपने के लिए जरूरी है। उस जमाने में मंगल आज जैसा सूखा और ठंडा नहीं था। अच्छा। वो गर्म था, वहां पानी था, और शायद जीवन के लिए पृथ्वी से भी बेहतर माहौल था। तो आप कह रहे हैं कि जीवन की शुरुआत शायद पृथ्वी पर नहीं, हाँ, बल्कि मंगल पर हुई। और फिर ये पत्थर जैसे किसी स्पेसशिप में बैठकर यहाँ आ गया? बिल्कुल। इस थ्योरी को पैनस्पर्मिया कहते हैं। ये एक ठोस संभावना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हर साल मंगल से लगभग 1 टन चट्टानें टूटकर पृथ्वी पर आती हैं। 1 टन? हाँ। तो अगर उस समय मंगल पर बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव थे तो वे इन चट्टानों के अंदर सुरक्षित रहकर अंतरिक्ष का लंबा सफर तय कर सकते थे। वाह। तो ये सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारे सबसे पुराने पूर्वज शायद मंगल ग्रह के वासी थे। हम सब शायद मार्शियन हैं। कमाल है। तो इंसान होने की हमारी कहानी शायद इस ग्रह से भी पुरानी है। खैर, एक बार जीवन यहाँ पृथ्वी पर आ गया तो वो फलता फूलता कैसे? एक स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प विचार है कि जीवन हमेशा स्थिरता या बैलेंस में नहीं रहता, बल्कि ये हमेशा एक तरह के टिपिंग पॉइंट पर जीता है, गिरने के कगार पर। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा विचार है। इसे वैज्ञानिक क्रैकलिंग नॉइज का सिद्धांत कहते हैं। क्रैकलिंग नॉइज? हाँ, जैसे जब आप दूध में राइस क्रिस्पी डालते हैं तो वो चटकती है। हाँ हाँ। या जब कोई सूखी लकड़ी जलती है तो उसमें से चटकने की आवाज आती है। वो आवाज ना तो पूरी तरह शांत होती है और ना ही कोई धमाका। वो स्थिरता और बिखराव के बीच की स्थिति है। हमारे शरीर के सिस्टम भी ठीक इसी तरह काम करते हैं। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। मतलब हमारा शरीर हमेशा ढहने के कगार पर रहता है। इसका कोई उदाहरण है? सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारी सुनने की शक्ति है। हमारे कान इतने ज्यादा संवेदनशील हैं कि अगर वे सिर्फ थोड़े से और बेहतर होते तो हमें लगातार एक शोर सुनाई देता, हवा के अणुओं के आपस में टकराने का शोर। ओह। हम कुछ और सुन ही नहीं पाते। इसी तरह हमारी कोशिकाओं की बाहरी परत, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो बाहरी माहौल में जरा से भी बदलाव पर तुरंत अपनी पूरी संरचना बदल लेती है। मतलब ये जो अति संवेदनशीलता है, ये हमें बाहरी दुनिया पर तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद करती है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही हमें बहुत नाजुक भी बना देती है। हम सचमुच एक पतले धागे पर चल रहे हैं। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे आप किसी रस्सी पर चल रहे हो। बहुत ज्यादा स्थिरता आपको सुस्त बना देगी और बहुत ज्यादा अस्थिरता आपको गिरा देगी।
जीवन इन दोनों के बीच के उस जादुई बिंदु पर फलता फूलता है। ये हमें हर पल चौकन्ना रखता है। ये तो हुआ हमारा जैविक पहलू, लेकिन दिमागी और मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है? जब जिंदगी हमें गिराने की कोशिश करती है तो हम वापस कैसे खड़े होते हैं? यहाँ पर एक बहुत शक्तिशाली चीज काम आती है, उद्देश्य की भावना, अ सेंस ऑफ पर्पस। कॉर्नेल विश्वविद्यालय में किया गया एक अध्ययन इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। उन्होंने कुछ छात्रों को एक 500 फुट लंबी सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़ने को कहा। और इसमें क्या खास था? ये तो एक सामान्य फिजिकल टेस्ट जैसा लगता है। खासियत चढ़ाई में नहीं थी, खासियत थी चढ़ाई से ठीक पहले उन्होंने छात्रों से जो करवाया उसमें। उन्होंने छात्रों को 2 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप को कहा कि वे आज के दिन के छोटे मोटे लक्ष्यों के बारे में लिखें, जैसे क्लास में पहुंचना है या लंच करना है, जबकि दूसरे ग्रुप को अपने जीवन के सबसे बड़े मकसद, अपने जुनून, अपने उद्देश्य के बारे में लिखने को कहा गया। और नतीजे क्या रहे? क्या जिन्होंने अपने बड़े मकसद के बारे में लिखा उन्हें वो चढ़ाई आसान लगी? यहीं पे बात दिलचस्प हो जाती है। जब उनसे पूछा गया तो दोनों ग्रुप ने कहा कि चढ़ाई उतनी ही मुश्किल थी। अच्छा। लेकिन जिस ग्रुप ने अपने उद्देश्य के बारे में लिखा था, उन्होंने कहा कि उन्हें उस मुश्किल से फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उस मेहनत को बहुत कम महसूस किया। ये तो कमाल है। मतलब पहाड़ की ऊंचाई कम नहीं हुई, लेकिन उस ऊंचाई का जो वजन था वो उनके दिमाग पे कम हो गया। बिल्कुल। उद्देश्य की भावना एक दूरबीन की तरह काम करती है। ये हमें हमारे सामने खड़ी मुश्किल से आगे देखने में मदद करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम जहाँ अभी हैं वो हमारी मंजिल नहीं है, हम कहीं और जा रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि हमारी असलियत हमारे हालात से नहीं बल्कि हमारे नजरिए से तय होती है। 2 लोग एक ही पहाड़ चढ़ सकते हैं, लेकिन एक के लिए वो सजा है और दूसरे के लिए एक सफर। और ये सब सिर्फ एक विचार, एक मकसद के होने या न होने पर निर्भर करता है। तो एक मकसद हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, लेकिन ये मकसद आता कहाँ से है? क्या हम इसे खुद चुनते हैं या ये भी हमारे दिमाग का कोई पहले से तय किया हुआ खेल है? यहीं पर आजाद मर्जी यानी फ्री विल का बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हमारे फैसले सच में हमारे होते हैं? ये फिलॉसफी और विज्ञान का शायद सबसे बड़ा सवाल है, और इस पर न्यूरोसाइंटिस्ट जोनाथन स्कूलर का एक प्रयोग बहुत कुछ कहता है। उन्होंने लोगों को एक कंप्यूटर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया, जहां उन्हें पैसे जीतने का मौका मिल सकता था, लेकिन टेस्ट में एक गड़बड़ी थी जिससे वे आसानी से धोखा दे सकते थे। और उन्होंने क्या किया? प्रयोग का असली हिस्सा टेस्ट से पहले था। उन्होंने कुछ प्रतिभागियों को एक निबंध पढ़ाया जिसमें यह लिखा था कि स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है। आपके सारे फैसले आपके दिमाग और माहौल द्वारा पहले से तय होते हैं। ओके। और नतीजा चौंकाने वाला था। जिन लोगों ने ये पढ़ा कि फ्री विल नहीं होती, उन्होंने टेस्ट में ज्यादा धोखा दिया। ये तो अजीब बात है। मतलब सिर्फ ये यकीन दिला देने से कि आपकी मर्जी आजाद नहीं है, लोग बेईमानी करने लगते हैं। इसके पीछे क्या मनोविज्ञान हो सकता है? क्या ये एक तरह का बहाना है? शायद दोनों बातें हैं। एक तो ये कि ये उन्हें अपने बुरे व्यवहार के लिए एक आसान बहाना दे देता है। इसमें मेरी क्या गलती? मेरे पास तो आजाद मर्जी है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन शायद एक और गहरी बात है। हो सकता है कि नैतिक व्यवहार करने के लिए, सही और गलत में फर्क करने के लिए एक तरह की मानसिक ताकत लगती है, और ये विश्वास कि मैं अपने फैसलों का मालिक हूं हमें वो ताकत देता है। जब आप वो विश्वास छीन लेते हैं तो शायद वो मानसिक ताकत भी कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही वैज्ञानिक तौर पर फ्री विल हो या ना हो, हाँ, समाज के चलने के लिए विश्वास करना जरूरी है कि वो है। ये विश्वास ही हमें जिम्मेदार बनाता है। जोनाथन स्कूलर इसकी बहुत अच्छी तुलना एक नाव चलाने से करते हैं। वो कहते हैं कि आप समंदर की लहरों और हवा के रुख को नियंत्रित नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल से बाहर है। सही बात है। लेकिन आप अपनी नाव का पाल किस दिशा में रखना है ये तय कर सकते हैं। आप मेहनत करके नाव को सही दिशा में ले जा सकते हैं ताकि आप ज्यादातर वहीं पहुंचें जहां आप जाना चाहते हैं। आजाद मर्जी शायद यही है, लहरों पर काबू पाना नहीं बल्कि अपनी नाव को सही दिशा देना। तो अगर सिर्फ यकीन करने से कि हम कंट्रोल में हैं इतना फर्क पड़ता है, तो सोचिए क्या होगा अगर हम सच में अपने दिमाग के स्विच ऑन और ऑफ कर पाएं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ऑप्टोजेनेटिक्स नाम की एक तकनीक इसे हकीकत बना रही है। हाँ, ये न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक क्रांति है। ये तकनीक कमाल की है। वैज्ञानिक तालाब में पाए जाने वाले एक शैवाल यानी एल्गी से एक खास तरह का प्रकाश संवेदनशील प्रोटीन निकालते हैं।
फिर वे इस प्रोटीन के जीन को एक हानि रहित वायरस के जरिए दिमाग के उन न्यूरॉन्स में डाल देते हैं जिनका वे अध्ययन करना चाहते हैं। और फिर क्या होता है? वो शैवाल का प्रोटीन दिमाग में जाके क्या करता है? अब वो न्यूरॉन्स प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। मतलब लाइट सेंसिटिव। हाँ, मतलब जैसे ही उन पर एक खास रंग की रोशनी पड़ती है, वे या तो ऑन हो जाते हैं यानी सक्रिय हो जाते हैं या ऑफ हो जाते हैं। वैज्ञानिक सिर में एक पतली फाइबर ऑप्टिक केबल लगाकर लेजर लाइट से दिमाग के किसी भी सर्किट को अपनी मर्जी से चालू या बंद कर सकते हैं। किसी भी सर्किट को? हाँ, सटीकता इतनी है कि वे 1000 न्यूरॉन्स में से सिर्फ एक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। दिमाग के सर्किट को रिमोट कंट्रोल से चलाने जैसा। उन्होंने इसका इस्तेमाल जानवरों पर किया है ना? बिल्कुल। एक बहुत मशहूर प्रयोग में उन्होंने एक चूहे के दिमाग में इनाम और खुशी से जुड़े सर्किट को इस तकनीक से जोड़ा। फिर उन्होंने चूहे को एक पिंजरे में रखा। जब भी चूहा पिंजरे में एक खास जगह पर अपनी नाक डालता तो लेजर लाइट से उसके दिमाग के वो खुशी वाले न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते और उसे जबरदस्त खुशी महसूस होती। हाँ, एक तरह का यूफोरिया। तो जाहिर है चूहा बार बार वही करने लगा होगा। वो सिर्फ बार बार वही नहीं करने लगा, वो और कुछ कर ही नहीं रहा था। खाना पीना छोड़कर वो बस उस कोने में जाकर अपनी नाक डालता रहा ताकि उसे वो दिमागी खुशी मिलती रहे। ओह गॉड। वैज्ञानिकों ने सचमुच एक चूहे के व्यवहार को, उसकी इच्छाओं को पूरी तरह से हैक कर लिया था। व्यवहार को हैक करना एक बात है, लेकिन ये मुझे अगले सवाल पर लाता है। क्या हम अपनी यादों को भी हैक कर सकते हैं? क्या हम यादों को बना सकते हैं, मिटा सकते हैं, या एक दिमाग से दूसरे में डाल सकते हैं? ये ऑप्टोजेनेटिक्स से भी एक कदम आगे की बात है और डॉक्टर टेड बर्गर इसी पर काम कर रहे हैं। वो दिमाग के उस हिस्से के कोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी यादों को बनाता है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस? हाँ, ये हिस्सा हमारी शॉर्ट टर्म यादों को लॉन्ग टर्म यादों में बदलता है। मतलब वो यादों की भाषा को, उसके कोड को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई कंप्यूटर का कोड समझता है। ठीक यही। और वे इसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं। वे चूहों पर प्रयोग कर रहे हैं जहां वे इलेक्ट्रोड की मदद से ये पढ़ सकते हैं कि जब चूहा कोई खास काम सीखता है, जैसे एक लीवर दबाना, तो उसके हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन्स का क्या इलेक्ट्रिकल पैटर्न या कोड बनता है। अच्छा। फिर वे उस कोड को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर उस रिकॉर्ड किए हुए कोड का क्या करते हैं? अब वे एक दूसरा चूहा लेते हैं जिसने वो काम कभी नहीं सीखा। वे उस चूहे के दिमाग में वही इलेक्ट्रिकल कोड एक चिप के जरिए भेजते हैं और चमत्कार हो जाता है। क्या होता है? वो दूसरा चूहा अचानक से वो काम करना सीख जाता है, बिना किसी ट्रेनिंग के, जैसे उसके दिमाग में वो याद अपलोड कर दी गई हो। ये तो सच में मैट्रिक्स फिल्म जैसा है। मतलब किसी दिन हम किसी एक्सपर्ट पायलट की यादें डाउनलोड करके प्लेन उड़ाना सीख सकते हैं। इसके परिणाम तो बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े। मेमोरी लॉस या अल्जाइमर जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए ये एक वरदान हो सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं उससे कहीं आगे जाती हैं। सोचिए, अगर हम यादों का कोड पढ़ और लिख सकते हैं तो हम एक इंसान की यादें और उसका हुनर दूसरे के दिमाग में डाल सकते हैं। मानवता का सारा ज्ञान। हाँ, हर वैज्ञानिक की खोज, हर कलाकार की कला, हर किसी के लिए तुरंत उपलब्ध हो सकती है। ये एक सामूहिक प्रतिभा यानी कलेक्टिव जीनियस को जन्म दे सकता है। ये सब सुनकर दिमाग घूम जाता है। अभी तक हम दिमाग, यादें और व्यवहार की बात कर रहे थे, ऐसी चीजें जिन्हें शायद समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि जिस दुनिया पर यह दिमाग टिका है वो बुनियादी बेहद अजीब है। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में हकीकत हमारे सारे नियमों को तोड़ देती है। और यहाँ पर एक प्रयोग सामने आता है जो शायद अब तक का सबसे अजीब प्रयोग है। इसे क्वांटम चेशायर कैट कहा जाता है। चेशायर कैट? ये नाम तो एलिस इन वंडरलैंड की उस बिल्ली जैसा है जो गायब हो जाती है लेकिन उसकी मुस्कान वहीं हवा में रह जाती है। नाम वहीं से लिया गया है क्योंकि वैज्ञानिकों ने असल दुनिया में कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने एक पदार्थ को उसके गुण से अलग कर दिया। पदार्थ को उसके गुण से? हाँ, उन्होंने न्यूट्रॉन, जो एटम का एक कण होता है, उसकी एक धारा को एक खास उपकरण से 2 रास्तों में बांटा। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि न्यूट्रॉन का कण खुद एक रास्ते से गया। ओके। और उसका एक गुण यानी उसका चुंबकीय स्पिन पूरी तरह से दूसरे रास्ते से गया। एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है? मतलब कण कहीं और है और उसकी एक प्रॉपर्टी, उसकी एक खासियत कहीं और। ये तो ऐसा हुआ कि एक गेंद लाल है लेकिन गेंद एक कमरे में है और उसका लाल रंग दूसरे कमरे में। बिल्कुल, ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव के पूरी तरह खिलाफ है, लेकिन क्वांटम स्तर पर ऐसा होता है।
उन्होंने उस बिल्ली को उसकी मुस्कान से अलग कर दिया। ये प्रयोग हमें उस बुनियाद पर सवाल उठाने को मजबूर करता है जिसे हम वास्तविकता कहते हैं। और ये हमारे लिए इंसान होने के मतलब के लिए क्या मायने रखता है? ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। अगर किसी वस्तु को उसके गुणों से अलग किया जा सकता है, तो सत्य क्या है, पहचान क्या है? क्या वो भी महज एक गुण है जिसे पदार्थ से अलग किया जा सकता है? हम खुद को अपना शरीर मानते हैं, अपनी यादें मानते हैं, अपने गुण मानते हैं, लेकिन अगर ये सब अलग अलग हो सकते हैं, तो फिर हम क्या हैं? तो आज हमने इंसान होने के मतलब की एक लंबी और घुमावदार यात्रा की। हमारी कहानी शायद मंगल ग्रह के एक पत्थर से शुरू हुई और हमारा शरीर हर पल बिखरने और बनने के एक नाजुक संतुलन पर काम करता है। हमने देखा कि कैसे एक मकसद का होना पहाड़ जैसी मुश्किलों को भी छोटा बना सकता है, और कैसे आजाद मर्जी का सिर्फ विश्वास ही हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए काफी है। और फिर हम भविष्य में गए, जहां विज्ञान हमें अपने दिमाग के व्यवहार और यादों को हैक करने की ताकत दे रहा है, जो इंसानियत की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल सकता है। और अंत में क्वांटम दुनिया हमें याद दिलाती है कि जिस वास्तविकता को हम ठोस और भरोसेमंद मानते हैं, वो शायद हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा अजीब, लचीली और रहस्यमयी है। तो आज हम अपने श्रोताओं के लिए यही सवाल छोड़ के जा रहे हैं। अगर क्वांटम चेशायर कैट की तरह किसी चीज को उसके गुणों से अलग किया जा सकता है, तो आप क्या हैं? क्या आप आपका शरीर हैं, आपकी यादें हैं, या आपके गुण? या फिर आप भी उस चेशायर बिल्ली की मुस्कान की तरह कुछ हैं जो अपने पदार्थ से अलग भी मौजूद रह सकती है? इसके बारे में सोचिएगा।